लेकिन हाथरस में हम लोगों ने देखा कि किस हाँ। तरीके से पहले हमने कठुआ में देखा था, हम्म। उन्नाव में देखा, लगातार कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन और सरकार अपराधियों के साथ उन्हें बचाने के लिए खड़ी रहती है और उनके समर्थन में रैली होती है। यहाँ पर हमें बड़ी बेहद चिंता का एक विषय है और मुझे लगता है कि इन सब चीजों को रोके जाना बहुत जरूरी है, वरना न्याय मिलना इस व्यवस्था में बहुत मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार अलका जी, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जी अलका जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं शुरुआत में आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम बहुत सीरियस इशू पे बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं देश के अंदर, बिल्कुल इस पे जो एक तरह की एक नई राजनीति उभर के सामने आ रही है, इसमें जातिवाद नजर आ रहा है कि पीड़ित लड़की कौन से जात की थी, करने वाले आरोपी कौन से जात के थे। इस तरह के मुद्दे सामने उजागर करके लेके आया जा रहा है, इंटेंशनली लेके आया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी मैडम इस बारे में आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जब किसी भी घटना को जातीय और धर्म का रंग देने का जो है प्रयास किया जाता है। अगर महिलाओं की बात कहें तो हाथरस की घटना आप और हम सब ने, पूरे देश ने देखा है। ये हमारे नहीं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, कि देश में और खासतौर से महिलाओं के प्रति अपराध में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। ये तो हमारे आपके आंकड़े नहीं है, तो भारत सरकार के आंकड़े, जिससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाथरस में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पहले हमने कठुआ में देखा था, उन्नाव में देखा, लगातार कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन और सरकार अपराधियों के साथ उन्हें बचाने के लिए खड़ी रहती है और उनके समर्थन में रैली होती है। यहाँ पर हमें बड़ी बेहद चिंता का एक विषय है और मुझे लगता है कि इन सब चीजों को रोके जाना बहुत जरूरी है, वरना न्याय मिलना इस व्यवस्था में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, जिस तरह से कल फरीदाबाद में घटना हुई, कम से कम एक संतोषजनक बात उसमें नजर आई कि कम से कम पुलिस और प्रशासन ठीक से काम करता हुआ नजर आया। आज जो स्थिति आज जो स्थिति है कि पुलिस अपने तौर से सिर्फ अपराध की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कर ले, वही बहुत है। हम पुलिस से ये पूछ सकते हैं कि अपराध हुआ कैसे भाई, इस तरह की नौबत आज आ गई है। तो आप एक जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी मैडम, जब इस तरह की रैलियां निकलती हैं अपराधियों के समर्थन में? देखिए, मैं जनता के लिए यही कहना चाहूंगी, चाहे वो हमारा हाथरस का मामला हो और चाहे वो अभी फरीदाबाद बल्लभगढ़ का मामला, और उससे पहले पानीपत में ही सेम दिन एसिड अटैक भी किया गया महिला के ऊपर। तीनों में एक ही बात सुनने में आपको आएगी कि ये पहले से ही चल रहा था। बल्लभगढ़ फरीदाबाद वाला तो बताते 2018 में भी बच्ची का अपहरण करने की निकिता की कोशिश हुई और उस समय मामले को जो है रफा दफा कर दिया गया। और यही हाथरस में भी हुआ, वो पहले से प्रयास कर रहा था, लड़की को परेशान कर रहा था। पानीपत की जो एसिड अटैक की घटना है, वो भी लोग जो उनके पीड़िता के परिवार बताता है कि पहले से परेशान किया जा रहा था, लेकिन समझौते हो गए। ये मैं एक संदेश कहूंगी कि ये समझौते बिल्कुल नहीं किए जाने चाहिए। उल्टा इन सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के इन्हें सजाएं दी जानी चाहिए। अगर निकिता वाले केस में 2018 में 2 साल पहले ही जब एफआईआर दर्ज हुई थी, तब मामला कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन मामला पंचायत में पहुंच जाता है। बेटी की इज्जत की बात की जाती है, पर समाज में परिवार की नाक कट जाएगी, इस तरह के ढकियानुसी बातें की जाती हैं, जो परिवार को मजबूर करता है कि इस तरह के आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिए जाए। लेकिन उसका नतीजा आपने देखा, निकिता की जान गंवाकर जो है वो हम सबके सामने, और यही हाथरस में भी हुआ है। तो मैं सभी परिवार को कहूंगी कि बेटियों की जो इज्जत से प्यारी उनकी जान है, वो जिंदा रहेंगी तो अपनी इज्जत के लिए हम सब लड़ पाएंगे, लेकिन अगर वो है ही नहीं तो आज किस इज्जत की आप बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी बिल्कुल जो हाथरस की घटना थी उसमें पुलिस प्रशासन सरकार तक अपराधियों के साथ खड़ी थी। लेकिन जो बल्लभगढ़ की घटनाएं, लोग हमें पूछते हैं कि आप फरीदाबाद बल्लभगढ़ राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए, आप पंजाब राजस्थान क्यों नहीं जाते हैं, ये बात साफ ध्यान से सुन ले सब लोग। मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जहां जहां अन्याय होगा, जहां जहां पुलिस प्रशासन सरकारें
पीड़िता नहीं, अपराधियों के साथ खड़ी रहेंगी, उन्हें बचाएंगी, उन्हें मिलने के लिए जेल में जाएंगे। जैसे आपने उन्नाव में देखा किस तरीके से बीजेपी के सांसद का जो है साक्षी महाराज, उन्नाव में बीजेपी के आरोपी विधायक जिन्हें आरोपी नहीं दोषी करार दिया गया, कुलदीप सेंगर को मिलने जाते हैं। अलीगढ़ जेल में इनके हाथरस के सांसद मिलने जाते हैं। तो जहां जहां आप देखेंगे देश भर में जहां अन्याय हो रहा है, जहां सरकार पुलिस प्रशासन जो है वो आरोपियों के साथ खड़ी है, आपको कांग्रेस वहां पीड़िता को न्याय दिलाते हुए दिखेगी। जी जी, बिल्कुल एक मतलब सराहनीय आपका बयान है कि न्याय तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाहता हूं मैडम। मंजू वर्मा को लेकर आपने सोशल मीडिया पे अपील की थी, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के आरोपियों को पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट नहीं देना चाहिए। हालांकि साफ छवि का दावा करने वाली भाजपा बिल्कुल और सुशासन बाबू की जेडीयू ने मंजू वर्मा को बेगूसराय से टिकट दे ही दिया, जिसके पति के बारे में हर कोई जानता है। अब मोदी जी चुनावी सभाओं में महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मैं राजनीतिक पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक संदेश साफ दे देना चाहती हूँ। बिल्कुल राजनीतिक दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी दल हो, राजनीतिक दलों को अगर जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं महिला सुरक्षा के मद्देनजर, तो आप जो कह रहे हैं वो दिखना भी चाहिए होते हुए। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर पार्टियों ने किसी भी बलात्कार या महिला उत्पीड़न या महिलाओं के साथ शोषण के आरोपियों को और दोषियों को अगर टिकट दी है, तो उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाइए। उनके उम्मीदवारों को, चाहे बिहार है, अपील है, वोट मत दीजिए। लेकिन अगर आप उन्हें वोट देकर गलती करते हैं उन्हें जिताने की और वो अपने सर पर अपने आप 5 साल के लिए बिठा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर सिर्फ आप व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते, आप भी दोषी हो जाते हैं अपना एक कीमती वोट देकर। मंजू वर्मा में केस में भी यही हुआ है, यौन उत्पीड़न की, क्योंकि वो बीजेपी और जेडीयू सरकार में महिला मंत्री थी, महिला मंत्रालय उनके पास में था, उन्हीं के अधीन ये जो है मुजफ्फरपुर बालिका जो गृह था वो आता था, और उन्हीं के पति अपने करीबी दोस्त के साथ मिलकर जो अभी जेल में है, यौन उत्पीड़न लगातार बेटियों के साथ यौन शोषण हो रहा था। बेटी गर्भवती होगी, एड्स से पीड़ित हो गई, और ये खुलासा होता है तो दुख होता है कि दबाव में उन्होंने मंजू वर्मा को मंत्री पद से तो हटाया, फरार हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने दबाव मारा तो पुलिस को पकड़ के मंजू वर्मा को पेश करना पड़ा। आज वो बेल पर बाहर हैं और उन्हें आप टिकट दे देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। और मैं इसीलिए अपील दोबारा कर रही हूँ बेगूसराय और पूरे बिहार, क्योंकि आज बिहार का चुनाव, इसलिए बिहार से अपील करती हूँ कि ऐसे किसी भी आरोपी या दोषी को बिल्कुल अपना कीमती वोट मत दीजिए, वरना आप भी उस गुनाह के भागीदार हो जाएंगे। फिर आपको शिकायत करने का या किसी पर उंगली उठाने का हक नहीं रह जाता, और ये हमें सफाई मिलकर करनी होगी। जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि मतलब इस तरह के अपराध करने वाले तो अपराधी है ही, उनका तो दोष है ही, साथ में उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन करने वाले लोग भी अपराधी की श्रेणी में आ जाने चाहिए, मतलब वो भी नैतिक तौर से अपराधी ही माने जाएंगे। अभी मैं तीसरे मुद्दे पे आना चाहूंगा मैडम। बिहार में स्वर्ण और बनाम बैकवर्ड, मुस्लिम बनाम हिंदू, जातिगत राजनीति का बहुत उसमें बिहार में देखा जाता है कि उसका असर होता है। क्या इसी का फायदा उठा के इस तरह के आपराधिक मानसिकता वाले लोग इलेक्शन जीत जाते हैं? अगर वो जीत जाते हैं तो उसके लिए जनता दोषी होती है क्या, या जनता भोली होती है, या जनता भोली होती है, समझ नहीं पाती, जाति के समीकरणों में अटक के भावुक होके उनके साथ चली जाती है? देखिए, जनता समय के साथ बहुत जागरूक हुई है, बहुत जागरूकता लोगों में आई है, और मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल इसे जो न्याय नहीं मिल पाता इसलिए क्योंकि लोग जातियों में, मेरी जाति ये है, मेरा या धर्म ये, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, ये करके एक बचने का प्रयास होता है, अपने अपराध को बचाने का प्रयास होता है, उसे ढकने का प्रयास होता है। तो मुझे लगता है कि यूपी और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जो देश के बहुत बड़े राज्यों में गिनती होती है, और इन दोनों में अगर आप देखेंगे जातियां जो हैं वो काफी हावी, एक बहुत बड़ा रोल आज भी 21वीं सदी में जब हम जा रहे हैं तब भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, जो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं अभी 3 दिन का आप कहेंगे पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी का दौरा करके लौटी हूँ। इस बार का जो चुनाव है मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगी तेजस्वी जी की।
आरजेडी के लीडर हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा है, उन्होंने पूरी तरह से चुनाव को घुमा के रख दिया। पिछली बार अमित शाह जी को हमने देखा था, वो कहते कि बिहार में अगर इनकी सरकार आती है, जिसमें नीतीश जी भी शामिल थे उस समय, तो कहा कि पाकिस्तान में जो है पटाखे बजेंगे। आज वो अमित शाह जी गायब है पूरे चुनाव से, और पूरे चुनाव में आप देखेंगे कोशिश की गई कि हम कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए लोगों को कहें, हम राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे, प्रधानमंत्री जी ये सब कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी कहीं ना कहीं कामयाब हुए, कांग्रेस महागठबंधन कामयाब हो रहा है कि रोजगार को मुद्दा बनाने में, बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में। पूरा जो है चर्चा, जब तेजस्वी जी ने कहा हम आएंगे तो 10 लाख नौकरियां हम देंगे, तो वही नीतीश कुमार ने उनका मजाक उड़ाया कि पैसा ही नहीं है, कहां से 10 लाख देंगे। लेकिन अगले ही दिन भाजपा के घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरियों का दावा हुआ, तो उनको ही जवाब देना मुश्किल हो गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, और विकास पिछले 15 सालों में आप अगर कहें बाढ़ की स्थिति में लोगों ने देखा, विकास की जो धज्जियां उड़ी, पुल लाखों करोड़ों के जो बनाए थे दावे पानी में बहते हुए दिखे। उसके बाद तालेबंदी में आपने देखा किस तरीके से मजदूरों का पलायन हुआ, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार का युवा, सलाम करती हूँ, जागरूक है। और महिलाओं को कहूंगी, जो आधी शक्ति आधी आबादी है, आप देखेंगे कि बिहार एक राज्य मात्र है जहां पर महिलाओं का प्रतिशत वोट करने का पुरुषों से अधिक होता है। तो वहां महिलाएं तय करती हैं कि किसकी सरकार होगी। और महिलाओं से जब मैं मिली, खासतौर से मंजू वर्मा जैसी महिलाओं को जब टिकट दिया, जिन पे यौन शोषण, बेटियों के अपराध के थे, और शराब बंदी के नाम पर उन्होंने कहा हमें ठगा गया है। सरकार ने तो शराब की बंदी कर दी, लेकिन माफियाओं के लिए पिछले निजी दरवाजों को खोल दिया है। तो ये लोग महिलाएं समझ पाई हैं, आधी आबादी। तो मुझे लगता है कि बिहार बदलाव की तरह है, एक ही नारा है, बदलो सरकार, महागठबंधन की सरकार करके नारा है। और मुझे लगता है कि युवा तेजस्वी की तरफ बिहार का युवा और हमारी आधी आबादी महिलाएं देख रही हैं। जी, एक लास्ट कमेंट आपसे ले लेना चाहूंगा मैडम, आपके पास भी समय की कमी होगी। एक लास्ट ले लेना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कि मैं एक मतलब गंवार जाहिल आदमी हूँ, अपने जात के आधार पे ही वोट डालता हूँ, तो आप मुझे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं माफी कहूंगी, ठीक है, हो सकता है कोई पढ़ा लिखा ना हो। मैं बोलने का नहीं, मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, बहुत लोग नहीं पढ़े लिखे, है ना, लेकिन मैं मानती हूँ वो जागरूक हैं, उनमें वो हिम्मत और ताकत है कि वो बोल रहे हैं, व्यवस्था से अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। अभी मैंने किसी को एक टीवी इंटरव्यू में देखा कि भीड़ में से एक शख्स आता है और उससे पूछा आपको क्या चाहिए, उसने कहा मेरे बच्चों को शिक्षा चाहिए। तो उनका ये कहना था जब शिक्षित हो जाएगा मेरा बच्चा, तो अपना हक, अपना अधिकार भीख में नहीं मांगेगा, छीन लेगा। तो ये जागरूकता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित, तालीम देना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, और वो रोजगार चाहता है। उसके बाद उसको कुछ नहीं आपसे चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं 80 करोड़ लोगों को जब देश की सरकार राशन देने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये भी वो बात कहती है कि ये देश आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये बताता है, और बिहार में तो कुपोषण की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा उनकी तादाद है। तो मुझे ये लगता है कि साफ इशारा करता है कि देश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जीडीपी के आपने आंकड़े देखिए, बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं, पूरी तरह से सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। तो मैं यही कहूंगी, बिहार का हो या देश का आम आदमी, बेशक उसकी पढ़ाई तालीम ना हुई हो, पर वो बहुत जागरूक है, वो आपको और हमें सुन रहा है, और उसकी एक सोच समझ यही कहती है कि जाति और धर्मों से अब ऊपर उठकर जो है शिक्षा, रोजगार के नाम पर, विकास और हमारी बेटियों की सुरक्षा के नाम पर अब उसे वोट करना होगा। और बिहार मुझे लगता है कि सबसे पहला उदाहरण बनने जा रहा है इस नई सोच का जो प्रदर्शन करेगा। जी जी, यहाँ पे जिस तरह से पोलराइजेशन का खेल नहीं चला, नहीं चला अभी तक, बिहार में तो नहीं चला, पर मैं कहूंगी अभी हमारा पहले चरण का चुनाव हुआ है, दूसरा चरण जो है हमारा 3 नवंबर और तीसरा चरण 7 नवंबर को है। बिहार की जनता को इसके लिए सलाम करना चाहूंगी कि उन्होंने इस बार के चुनाव का ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद नहीं होने दिया। अगर किसी ने कहा भी तो उन्हें नकारा है। तो इसके लिए मैं बधाई देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि अभी 2 चरण के चुनाव में वो इसी तरह मुद्दों पर इन्हें रखेंगे। जी जी जी, जैसे कि अलका जी ने कहा है कि जब तक जनता जागेगी नहीं, जब तक जात पात पे मतदान करती रहेगी, तब तक उनकी हालत खस्ता ही रहेगी। सब जनता को जागना पड़ेगा और मुद्दों पे मतदान करना पड़ेगा, और अपने
जनप्रतिनिधि से सवाल करना सीखना पड़ेगा, तभी जाके एक अपील मैं करना चाहूंगी, क्योंकि जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें से 52% लोगों ने वोट किया है। उम्मीद थी 70-80 तक जाएगा, लेकिन अब अभी चरण दूसरा और तीसरा 3 नवंबर 7 नवंबर बाकी है। मेरी अपील आपके माध्यम से है कि लोगों से, बिहार के लोगों से निकलिए घरों से। ये आपका एक कीमती वोट आपके 5 साल आपका भविष्य तय करने जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ अगले चरणों में हम 60-70% तक मतदान देखेंगे। जी जी अलका जी, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ मन साझा किया। आपने बहुत महत्वपूर्ण विचार जनता के साथ साझा किए, उसके लिए मैं न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अलका जी, जो आप हमारे साथ जुड़ी। आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।